भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। और ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। और मुंबई में भी कहाँ पर हुआ था तो इसको ध्यान रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। कहाँ पर, तो इसको हम नोट डाउन यहाँ पर कर दे रहे हैं, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कि यहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे उमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है और ये कहाँ पर होता है, कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नेरोजी ने। और दादा भाई जी नेरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो दादा भाई नेरोजी थे, जिन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इस तरह से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था, तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था वो किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1889 में हुआ था। और ये 1889 में जो अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगला अधिवेशन हम लोग देख लेते हैं 1889 का अधिवेशन। 1889 का अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और इस मुंबई में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1889 में अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वेडनबर्ग ने। वेडनबर्ग जो थे ये कांग्रेस के संस्थापक थे। ए.ओ. ह्यूम इसी के जीवनीकार भी थे, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके जीवनीकार थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, तो वेडनबर्ग थे। उसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सियानी ने। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगर हम लोग बात कर ले वंदे मातरम, तो बाद में ये वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत बना। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे ये वंदे मातरम के लेखक थे। और वंदे मातरम को पहली बार जो गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सियानी ने। आगे है 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, जो अधिवेशन हुआ था बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन सूरत में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था, एक गरम और नरम दल में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में किस वर्ष हुआ था, तो 1907 में। अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, सूरत में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसलिए 1907 का कांग्रेस अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। आगे है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था विष्णु नारायण धर ने। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन के जो लेखक हैं, तो ये लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, R.N. टैगोर, इन्हीं के द्वारा ये जन गण मन को लिखा गया है, जो कि बाद में भारत का राष्ट्रीय गान बना। और जन गण मन को पहली बार जो गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे विष्णु नारायण धर ने। अब 1916 का लखनऊ अधिवेशन, यानी कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। और इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस पुनः एक साथ मिल गया था, यानी गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, गरम दल और नरम दल का मिलन, गरम दल और नरम दल का जो मिलन हुआ था
वो मिलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार ने। आगे है 1924 का अधिवेशन, यानी कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव कहाँ पर है तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गांधी जी ने। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक बार बने, वो कब, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया हो, वो कब था तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। फिर आगे है 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कानपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इस तरह से सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष वो कब तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, जो कि सरोजनी नायडू ने किया था। इसके अलावा एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा आप लोग, 1917 का अधिवेशन, और 1917 का जो अधिवेशन हुआ था ये कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने। और इस तरह से एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी। दो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, दोनों अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, जिन्होंने कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब हम लोग आंसर करेंगे सरोजनी नायडू, जिन्होंने कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। आगे है 1929 का लाहौर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ध्यान रखिएगा, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया था तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसी तरह से आगे है 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल ने। और इस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। मौलिक अधिकार की मांग, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किया गया था तो वो 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। उसी तरह से 1940 का जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1940 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? रामगढ़ में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे तो वो अबुल कलाम आज़ाद ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1948 का अधिवेशन, जो 1948 का अधिवेशन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पट्टाभी सीतारमैया। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। 1948 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर तो जयपुर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया। 1948 में जो हुआ था अधिवेशन, ये स्वतंत्र भारत का पहला अधिवेशन था। स्वतंत्र भारत का पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ पर होता है तो जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। अब कुछ प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक। कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है वान भट्ट। ध्यान रखिएगा, कादम्बरी पुस्तक के लेखक वान भट्ट है। उसी तरह राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। और इस राजतरंगिणी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर में कश्मीर का इतिहास लिखा गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है तो वो है राजतरंगिणी, जिसके लेखक है कल्हण। सूर्य सिद्धांत, इस पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? वो है आर्यभट्ट। उसी तरह से इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसके लेखक हैं हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसके लेखक कौन है? हरिसेन। लघु जातक, और इसके लेखक है वरामिहिर। लघु जातक पुस्तक के लेखक है वरामिहिर। पंच सिद्धांतिका के लेखक है वरामिहिर। अष्टाध्यायी, जिसके लेखक है पाणिनि। और ध्यान रखिएगा, ये जो अष्टाध्यायी है संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक है।
संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक, संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक, संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो वो अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, और इसी चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य, या इसी का और नाम है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। तो इस तरह से चाणक्य का दो और अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, और इस चाणक्य ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र। आगे है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के जो लेखक है वो विश्व अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। पंचतंत्र, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। आगे कुछ सम्राट अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट अगर इसके बारे में बात करें, सम्राट अशोक ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, मौर्य वंश का तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक था ये, तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक थे सम्राट अशोक। और सभी मौर्य वंश में जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक ये माने जाते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी मौर्य वंश का तीसरा शासक जो हुआ वो हुआ सम्राट अशोक, जिसका कि विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है अशोक ने अपने शासनकाल में 261 ईसा पूर्व कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कलिंग की प्रसिद्ध लड़ाई किस मौर्य शासक ने लड़ा था? तो वो अशोक ने लड़ा था। वो कब? 261 ईसा पूर्व। और ये कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख के अंदर में है? तो शिलालेख 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है कलिंग युद्ध का। और ध्यान रखिएगा, ये जो वर्तमान समय की बात करें तो ये कलिंग जो है उड़ीसा है। कलिंग वर्तमान समय में कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसी समय इसको कलिंग के नाम से जानते थे। और इस कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया और साथ ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो सम्राट अशोक जो है उन्होंने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में इन्होंने इस युद्ध को लड़ा था। और इस युद्ध के बाद अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया। और कलिंग युद्ध का जो वर्णन है सम्राट अशोक का वो किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। आगे है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप नामक व्यक्ति ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। आगे है अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। यानी सम्राट अशोक का जो पहला शिलालेख है इस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अब है आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। इससे कुछ महत्वपूर्ण है प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न ही बनेगा, आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों संघ की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि आसियान की स्थापना कब होती है? तो 8 अगस्त 1967 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जाकर्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। इस संगठन में कुल 11 देश शामिल है। यानी कि आसियान में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो कुल मिला के 11 देश शामिल है। वो कौन कौन सा देश है? तो म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, तिमोर लिस्ते है। तो इस तरह से ये सभी देश जो है आसियान के सदस्य देश है। और ध्यान रखिएगा, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, यानी कि आसियान का सदस्य भारत नहीं है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी में है कि वर्ष 2024 में आसियान की बैठक लाओस में हुई थी। 2024 में आसियान की बैठक कहाँ होती है? लाओस में। और वर्ष 2025 की आसियान की बैठक मलेशिया में आयोजित होगी। 2025 में आसियान की बैठक कहाँ होने वाला है? तो वो मलेशिया में होने वाला है। और इसके अलावा लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया ये सभी भी आसियान के सदस्य देश है। तो इस तरह से कुल मिला के 11 सदस्य देश है। ये 11 कौन कौन है? एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, उसके बाद मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है और तिमोर लिस्ते है। और साथ में भारत जो है इस संगठन का सदस्य नहीं है, यानी कि आसियान का सदस्य भारत नहीं है। अब आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय से जो संबंधित है, सबसे पहला ही प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश का एक शासक था जिसका नाम है कुमारगुप्त। और इसी कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो कि प्राचीन इतिहास का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है।
आगे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये तो बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे है सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। ये बढ़िया प्रश्न मिलेगा। सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इसी अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। वैसे अगर हम लोग बात करें भारत में सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है, जो सहयोग किया था, वो थे राजा राम मोहन राय। इसी राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। आगे है लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। वैसे अगर हम लोग बात कर लें भारत में सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो वो 21 अप्रैल को भारत में सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार देखने के लिए मिला। एक सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो वो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। और भारत में सिविल सर्विस के जनक किसको कहा जाता है? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। आगे है सती प्रथा को समाप्ति 1829 में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था। आगे है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मेटकॉप को कहा जाता है। आगे शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच जो 1854 के एक्ट के द्वारा कहा जाता है। आगे है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल का विभाजन 1911 में इसको समाप्त किया गया था, यानी रद्द किया गया था। अब है कुछ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। इसी क्रम में बात करेंगे तो पंडित रविशंकर जो है प्रसिद्ध है किसमें? तो सितार वादक है। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। जाकिर हुसैन जो कि प्रसिद्ध तबला वादक थे। उसी तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे। पंडित जसराज जो कि एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। आर के श्रीराम कुमार जो थे एक वायलिन वादक हैं। अमजद अली खां जो कि एक सरोद वादक हैं। उसी तरह से है विश्व मोहन भट्ट जो कि मोहन वीणा से संबंधित है, इनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है मोहन वीणा। असद अली खान रुद्र वीणा से संबंधित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सांसद निधि। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र में विकास योजना, और इसकी शुरुआत, इसकी स्थापना जो होती है 1993 में होती है। और इस समय तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। इन्हीं के समय में भारत में सांसद निधि की स्थापना होती है। कब? तो 1993 में। आगे सांसद निधि की वर्तमान राशि 5 करोड़ रुपया सालाना है। सांसद निधि की वर्तमान समय में कितनी राशि है? तो 5 करोड़ सालाना है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग भारत में कहीं भी कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सांसद होते हैं वो सांसद अपनी सांसद निधि का उपयोग भारत में कहीं भी कर सकता है। आगे है इस निधि का उपयोग लोकसभा सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहीं भी कर सकता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा लोकसभा सांसद जो होते हैं वो लोकसभा सांसद अपने सांसद निधि का उपयोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में कहीं पर कर सकता है।